नमस्कार, मैं रजनीश पांडे। आज मैं अपना आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट अग्निवीर भारतीय सेना और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्कशन कराने वाला। आज की सीरीज़ जो है वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, और जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको देखिएगा और इसका पूरा अच्छे से एनालिसिस करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो सामने आपके है स्क्रीन पे कि किताबुल हिंद के लेखक अल बर्नी जिसके साथ भारत आया था वो कौन था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहला ऑप्शन जो आपका है वो है महमूद गजनवी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन है आपके सामने तो आपको बताना है। जो यहाँ पे जो महमूद गजनवी है वो आपकी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था आपका? 11वीं शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी में है वो भारत आया था। अलवर्णी जो था वो फारसी, संस्कृत और हिंदी तथा सीरियाई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, वो मतलब फारसी भी आती थी उसको, संस्कृत भी आती थी और सीरियाई भाषा भी उसको आती थी। अब इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम था किताबुल हिंद। ये भारतीय धर्म, दर्शन और त्यौहार और खगोल विज्ञान से संबंधित रीति रिवाजों की चर्चा करता है। अब किसके साथ भारत आया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और आखिरी जो आक्रमण किया उसने 1025 पर कहाँ पे किया था? सोमनाथ पे किया था। तो सोमनाथ पे आक्रमण करने वाला जो आपका आया था, कह सकते हो विदेशी, और वो कहा था आक्रमणकारी कह सकते हो, तो वो कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, तो इसी के साथ अलवर्णी किया था, भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22 जनवरी 1760 को 22 लड़े गए जो वांडेवास, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, वन दिवस हो गया, यहाँ पे जो टाइपिंग करने में गड़बड़ हुआ है। तो वांडीवास का युद्ध जो था, युद्ध में फ्रांसीसी सेवा, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा वांडीवास। ठीक है, क्या लिखना है? वांडीवास की युद्ध में फ्रांसीसी सेवा का नेतृत्व जो था वो लैली ने किया था। क्या किसने किया था? लैली ने किया था। जबकि ब्रिटिश सेवा के अनुसार किसने दिया? ब्रिटिश सेवा जो थी उसको किसने दिया था? ब्रिटिश सेना, यहाँ पे सेवा हो गया, थोड़ा सा टाइप हो गलत, ये यहाँ पे हो गया ब्रिटिश सेना का साथ किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए जो वांडीवास का युद्ध था फ्रांसीसी सेना और जो ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था, तो जो आप फ्रांसीसी सेना था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे लैली, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आयरे कोटे, क्लाइव हेजेज वाटसन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आयरे कोटे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए? आयरे कोटे ने किया था ब्रिटिश सेना, और विजयी भी हुई थी। यहाँ पे जीता कौन था? तो वांडीवास के तो अंग्रेज जीते थे, और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे आयरे कोटे। ठीक है, कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को ये युद्ध किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था? फ्रांसीसी जो है वो भारत वापस चले गए थे। जितना भी उनका भारत में जितना भी उनका क्षेत्र जीता हुआ था वो सारा क्षेत्र ये हार गए थे, और इनका शासन भारत में समाप्त हो गया था, प्रभुत्व समाप्त हो गया था, चले गए थे, और अंग्रेजी शासन का जो प्रभुत्व है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा देश भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। तो ये सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सीमा कौन करता है, तो चीन नहीं करता है, भूटान नहीं करता है, बांग्लादेश नहीं करता है, और आपका नेपाल हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा टच करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कि नेपाल उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है आपका लखीमपुर से सीधे आप जाएंगे तो नेपाल जो है आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। अब देखो, सौरमंडल में पहली बात ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है कौन सा? आपका बृहस्पति।
अब इसको अगर हम क्रम से कर लें, अवरोही क्रम में विस्तृत कर लें, अवरोही क्रम में करेंगे तो सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, फिर आपका है शनि, फिर आपका है अरुण, फिर आपका है वरुण, फिर है आपका पृथ्वी, फिर आपका है शुक्र, फिर क्या है आपका शुक्र, फिर आपका है मंगल, फिर आपका है बुध। 8वें नंबर पे बुध आ जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। अब पूछा जाए पृथ्वी किस नंबर पे आती है, तो 5वें नंबर पे आता है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर यहाँ पे बृहस्पति ना होता तो पूछा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता, तो शनि। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिकेट के अलावा और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? तो यहाँ पे बात करेंगे क्रिकेट के अलावा जो अन्य खेल में होता है तो वो कौन सा होता है, स्ट्राइकर किस में होता है? तो लूडो में नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है, खो खो में नहीं होता है, शतरंज में नहीं होता है, तो किस में होता है? कैरम में होता है। अब समझिएगा, क्रिकेट के अलावा जो कैरम के खेल में स्ट्राइकर होता है, कैरम खेल में 2 या 3 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इनमें एक कैरम बोर्ड और 9 काली और पीली गिट्टियाँ होती हैं तथा एक लाल रंग की रानी गोटी होती है, जानते होंगे, खेले होंगे। काली गोटी के लिए 1 अंक और पीली गोटी के लिए 2 अंक मिलते हैं, जबकि लाल गोटी के लिए कितने अंक मिलते हैं? 5 अंक मिलते हैं। एक स्ट्राइकर होता है जिसको मार कर क्या करते हैं, गोलियों को क्या करते हैं, बॉल के छेदों में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, धकेलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइकर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, चारुकला नृत्य का संबंध किससे है? ये आपका यूपी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चारुकला नृत्य का प्रारंभ शुरुआत किससे, मतलब किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बात करेंगे चारुकला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। किससे है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो होता है ये ब्रजभूमि में होता है, ब्रजभूमि में ये नृत्य होता है। इसमें क्या होता है कि नर्तक जो होता है उसमें सिर पर एक घड़ा रखता है, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रख के नृत्य करता है। और ये नृत्य जो होता है वो किस टाइम पे होता है? होली के टाइम पे होता है। अभी होली आने वाली है तो होली के टाइम पे नृत्य होता है। और होली जो होता है, होली कहीं कहीं पे होली के दिन होता है, होली कहीं पे अगले दिन होता है। कहाँ पे होता है? ब्रजभूमि में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो आधुनिक उद्योग जो था वो लौह और इस्पात उद्योग है। कौन है? लौह और इस्पात उद्योग जो है भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो लौह एंड इस्पात उद्योग। अब यहाँ पे बात करेंगे भारत में इसका सबसे बड़ा कारखाना वर्ष कब लगा था? तो 1907 में लगा था। कब लगा था? 1907 में लगा था। झारखंड में लगा था। कहाँ लगा था? झारखंड में लगा था। झारखंड में कहाँ लगा था? सुवर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा नदी जो झारखंड में है उसकी घाटी पे लगा था। ये सकची नामक स्थान पर, जिसे जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी के तट पर। कब? 1907 में। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारखाना जो लगा था वो यहाँ पे लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा? लौह एंड इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक नाम सुने होंगे आप, ज्योतिबा राव फूले। गुलामगिरी नामक के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? ज्योतिबा राव फूले हैं। ये कहाँ के हैं? ये रहने वाले जो थे, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और ये समाज सुधारक थे। इन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी थी। कह सकते हो कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को जो चुनौती दिए थे और दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था, तो उनका नाम था ज्योतिबा राव फूले। इनका नाम, बुक है इनकी, कौन सी है? गुलामगिरी। ठीक है, बाकी भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बहुत सारा कार्य किया। तो यहाँ पे जो गुलामगिरी पुस्तक का नाम पूछा है तो वो होगा आपका ज्योतिबा राव फूले। भारतीय संविधान किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है खेल, पत्र, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे किसके लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। खेल के लिए नहीं दिया जाता, पत्रकारिता के लिए नहीं, साहित्य के लिए नहीं, किसके लिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है।
जो 45 वर्ष से कम आयु को दिया जाता है, 45 वर्ष से कम आयु के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा जो है इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आप लोग लगातार इसको नोट भी करते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अगर आपको याद नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। क्या दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताइए, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है वो कितने साल के लिए होती है? पहला ऑप्शन है आपका 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे नियुक्ति करता कौन है? महालेखा परीक्षक नियंत्रण की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो करता है जिसे हम बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं? कैग। तो ये इसमें जो पहले कंप्लीट हो जाए, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष। पहला ऑप्शन होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले कंप्लीट हो जाए, ये कार्यकाल इसका होता है। कहीं 6 लिखा होता है, अथवा 65 वर्ष जो पहले कंप्लीट हो जाए। 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो पहले उसको पद खाली करना पड़ेगा, और 65 वर्ष भी हो जाए तो उसको अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अनुच्छेद 75 की बात करें, अनुच्छेद 75 की बात करें, 75 में एक पार्ट है आपका 75(3). तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। लोकसभा जो है सदन का निम्न सदन होता है, और ये अस्थायी सदन होता है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया जाता है। ठीक, और एक बात और इसमें कही गई है कि 75(2) में मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति, जो मंत्री होते हैं 75(2) में एक बात कही गई है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति चाहेगा तो उनको मंत्री पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर, CR दास, बाल गंगाधर तिलक। तो चित्तरंजन दास को CR दास बोलते हैं, जिन्हें CR दास को बोलते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास बोलते हैं किसको? CR दास को, जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे 1923 में चित्तरंजन दास ने क्या किया था? स्वराज दल का गठन किया था। स्वराज दल का स्थापना की थी 1923 में। किसने? चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो CR दास या चित्तरंजन दास को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो यहाँ बात करें कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य वर्ष 1945 में बना था। कब बना था? 1945 में बना था। और ये जो एक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल से 26 जून, 25 अप्रैल से 26 जून के बीच 1945 को। तो इसमें जो है भारत इसमें हस्ताक्षर किया इस सम्मेलन में एक चार्टर पर, और भारत इसकी क्या कर ली थी? सदस्यता स्वीकार कर ली थी 1945 में। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना में कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय सशस्त्र सेना को 3 भागों में बांटा गया। आप सब जानते हैं, जल, थल और वायुसेना, 3 भागों में बांटा गया है। अब जल, थल, नौसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। 3 सेनाएं होती हैं, जल, थल, और इसका जो मेन सेना अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, SI पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है आपका बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो SI पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। शाकाहारियों के भोजन का सबसे अधिक भाग किससे बना होता है? तो शाकाहारी जो होते हैं उनका भोजन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट की, मतलब CH2O जो होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है,
इसके द्वारा शरीर में क्या होती है, कुल ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है पूर्ति करता है। तो इसके द्वारा कितनी होती है, लगभग 50 से 80%, 50 से 80% होती है। अब क्वेश्चन पूछा था कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। मानो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो होता है 1:2:1। किसका होता है, तो नोट कर ले लीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। ये इसका नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 50 से 80%, जिसको बोलते हैं CH2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर नापने के लिए उपयोग की जाने वाली यंत्र का नाम क्या है। मतलब एक विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, अमीटर, फेदोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो समझिएगा, यहाँ पे एक विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का करते हैं। इसे हमेशा परिपथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो परिपथ होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। इसे धारामापी कुंडली की श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध से जोड़कर बनाया जाता है। क्या बोला जाता है, इसे धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम के एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा, एक विद्युत परिपथ को किन्हीं दो बिंदुओं को विभवांतर नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है, वो है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है होमवर्क है जो आप एग्जाम करके आइएगा। तो बताइएगा कि टेरेस्ट्रॉन, क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, टेरेस्ट्रॉन नहीं, टेस्टोन नहीं होता है, एक मिनट, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन निर्माण कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।